Hello dear students, how are you all? I hope all of you are fine. I also hope you are doing your homework regularly. Today we will discuss remaining chapter 4, materials, metals and non-metals. In our previous video we have discussed about the basics of this chapter, like what is valency, what is electron, proton, neutron, structure of an atom. We have discussed all these things in previous videos. Now let's start the chapter. An element is building block for all the matter. जो एलिमेंट होता है उसी से सारे मैटर्स मिलके बने हुए होते हैं. अब वो एलिमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में हमने अरेंज किए हुए हैं. तो एलिमेंट में और एटम में अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है. एलिमेंट और एटम्स दोनों सेम चीज़ है, लेकिन इनको ऐसे समझिए जैसे एक धागा होता है वो एक एटम हो गया, छोटा रूप होता है उसका. और जब हम बहुत सारे धागों को मिला देते हैं तो हमारे पास एक एलिमेंट या एक क्लॉथ नज़र आता है. तो उसी टाइप से जब हम बहुत सारे एटम्स को, अब जो एक एलिमेंट होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है आयरन की, तो एटम तो इतना छोटा होता है आयरन का जो हमें आई से नज़र नहीं आ सकता. इवन जो माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं, हम उससे भी एटम को नहीं देख सकते. हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. तो इसीलिए एटम जो होते हैं वो तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आयरन तो हमें दिखाई देता है. तो अब वो दिखाई कैसे देता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे एटम्स, लाखों करोड़ों अरबों एटम्स उसमें जुड़ के उस एलिमेंट को बनाते हैं, उस आयरन को बनाते हैं. अगर आयरन का सिर्फ एक एटम होता तो वो हमें नज़र नहीं आता. जैसे आप देखते होंगे कि कई बार अगर कोई एक इंसान खड़ा हो दूर, बहुत दूर हमसे, तो वो हो सकता है हमें नज़र नहीं आए. लेकिन जब बहुत सारे लोगों की, हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ खड़ी होती है तो हमें दूर से ही नज़र आता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, वहाँ पे कुछ है. तो इसी टाइप से जो एलिमेंट होता है और एटम होता है, इन दोनों में भी यही डिफरेंस है कि एटम एक पार्टिकल होता है और एलिमेंट में ऐसे बहुत सारे एटम्स मिल के, जुड़ के, और तब वो एलिमेंट बनाते हैं, और इसीलिए हमें वो एलिमेंट नज़र आता है. अब देखिए, इट इज़ प्योर टाइप ऑफ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स. ये क्या होता है? एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं. जैसे अगर आयरन का एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम्स होंगे. फॉर एग्जांपल, गोल्ड इज़ एन एलिमेंट मेड अप एटम ऑफ गोल्ड ओनली. जो गोल्ड का एलिमेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के एटम्स होंगे. गोल्ड के जो छोटे छोटे एटम्स होंगे उनसे मिलके गोल्ड का एलिमेंट बनेगा. देयर आर 118 नोन एलिमेंट्स. अब हमारे पास जो हम अभी तक खोज कर पाए हैं जितने एलिमेंट्स की, वो कितने हैं? 118. बेस्ड ऑन देयर जनरल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम उन्हें मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई करते हैं. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स. अब जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनमें से ज़्यादातर एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं. सम एलिमेंट्स शोज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स. अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं हमारे पास जो कभी मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं और कभी नॉन मेटल्स की तरह. दैट मीन्स उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की तरह होती हैं और कुछ दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नॉन मेटल्स जैसी होती हैं. इसीलिए हम उन्हें ना तो मेटल्स बोल सकते हैं और ना ही नॉन मेटल्स. उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स. Metals and non-metals have opposite properties, and the contrast between the two groups make it possible to differentiate them from one another. अब जो metals और non-metals होते हैं उनकी properties एकदम opposite होती हैं, और इसी की वजह से जो इनकी properties के बीच में जो ये difference है, इसी की वजह से हम उनको differentiate कर सकते हैं, उनमें अंतर कर सकते हैं कि कौन से element metals हैं और कौन से non-metals हैं.
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें हम या तो छू के पता लगा सकते हैं या फिर अपनी आईज से देखने के बाद हम उन्हें पता कर सकते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो उसकी स्टेट के बारे में हमें कैसे पता लगेगा? अपनी आईज से देख के। अब उस ऑब्जेक्ट का कलर कैसा है ये भी हमें कैसे पता लगेगा? अपनी आईज से देख के। कोई ऑब्जेक्ट हार्ड है या सॉफ्ट है ये हम टच करके पता कर सकते हैं। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब मेटल्स जो होती हैं उनकी मोस्टली मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब उसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो मेटल्स होती हैं वो लगभग एक ही तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं। अब फर्स्ट देखिए फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मीन्स कि उनकी स्टेट कैसी है, वो लिक्विड है, सॉलिड है या फिर गैस स्टेट में है। तो जो मेटल्स हैं वो आपने देखा होगा, आप घरों में भी बहुत सारी मेटल्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया। तो ये जितनी भी मेटल्स हैं ये मोस्टली कैसी होती हैं? सॉलिड। तो ऑलमोस्ट जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं। एक मेटल ऐसी है मरकरी, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती है। मरकरी को आपने देखा होगा, जब भी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए थर्मामीटर आपके मुंह में रखता है। तो उस थर्मामीटर में जो लिक्विड भरा हुआ होता है वो कौन सी मेटल होती है? मरकरी। तो मरकरी लिक्विड है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सारी मेटल्स जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है। सेकेंड वन इज़ कलर। मोस्टली जो मेटल्स होती हैं सिर्फ गोल्ड और कॉपर को छोड़ के वो सिल्वरी ग्रे कलर की होती हैं। जैसे एल्यूमिनियम को आपने देखा होगा, वो भी कैसी होती है? सिल्वरी ग्रे कलर की होती है। ऐसे ही सिल्वर, चांदी जो होता है वो भी सिल्वर कलर की होती है। तो मोस्टली जो मेटल्स होती हैं वो सिल्वरी या ग्रे कलर की होती है, वाइटिश होती हैं थोड़ी। जबकि गोल्ड और कॉपर जो हैं वो, गोल्ड तो गोल्डन कलर की होती है और कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कॉपर आपने देखा होगा, जो घरों में हम वायर्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, उनमें कॉपर होती है। थर्ड वन इज़ अपीयरेंस। कोई मेटल हमें कैसी दिखाई देती है? ऑल मेटल्स आर शाइनी। अब जितनी भी मेटल्स होती हैं वो हमें शाइनी या चमकदार नज़र आती हैं। और जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स की जो ये प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो शाइन करती है, उनमें एक चमक होती है, इस प्रॉपर्टी को, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्टर। इसका मतलब होता है कि उनमें जो ये लस्टर है, जो ये चमक है, वो उनके मेटल होने की वजह से है। एंड पोटेशियम। अब मेटल्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं। जैसे आप उनको छुएंगे तो जब उनको कंप्रेस करेंगे, जब आप उनको दबाएंगे तो वो कंप्रेस नहीं होती, दबती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड होती है। जैसे आयरन हो गई, कॉपर हो गई, या फिर हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये जितनी भी मेटल्स होती हैं ये क्या होती हैं? हार्ड होती हैं। लेकिन कुछ मेटल्स सॉफ्ट भी होती हैं। अब वो सॉफ्ट कैसे होती हैं कि उनको हम चाकू की हेल्प से उन मेटल्स को हम काट सकते हैं। जैसे सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई। इसके अलावा हम उनको पाउडर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि जैसे आयरन है, आयरन का आप चूरा बना सकते हैं? नहीं बना सकते, बहुत हार्ड है उसका चूरा बनाना। जबकि सोडियम और पोटेशियम जो मेटल्स हैं वो क्या है? सॉफ्ट मेटल्स हैं, तो उनको हम चूरा भी बना सकते हैं, उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम उनको चाकू से, नाइफ़ की हेल्प से हम उनको कट कर सकते हैं, इसीलिए उनको सॉफ्ट मेटल बोला गया है। नेक्स्ट वन इज़ टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो मेटल्स होती हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है। मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कि कोई भी मेटल कितना ज़्यादा स्ट्रेस बियर कर सकती है, सहन कर सकती है। दैट मीन्स कि जब हम उस मेटल पे कोई फोर्स लगाते हैं तो वो मेटल कितना फोर्स सहन कर सकती है, ये होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब जैसे आपने देखा होगा, जब बिल्डिंग्स बनती है तो उनमें छत जब बनती है तो उसमें आयरन डाले जाते हैं, आयरन के सरिये डाले जाते हैं उस छत को मजबूत करने के लिए। फिर उसके बाद उसके ऊपर 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर और यहाँ तक कि 20-20, 25-25 फ्लोर जो होते हैं वो इजीली बनाए जाते हैं। लेकिन क्या इससे उस छत पे
कोई इफेक्ट होता है? कोई इफेक्ट नहीं होता। जबकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा लोड पड़ रहा है, उसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, ऊपर वाली जो बिल्डिंग्स हैं उनका ऊपर वाले जो फ्लोर्स हैं उनका इतना ज़्यादा वेट पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो आयरन के जो सरिये हमने छत में डाले थे वो टूट जाते हैं क्या? वो नहीं टूटते। तो इसका मतलब ये होता है कि जो मेटल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उनकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा लोड ले सकती हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स सहन कर सकती हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो रेलवे की पटरी होती है वो भी आयरन की बनी हुई होती है। अब उसके ऊपर पूरी ट्रेन चली जाती है। अब वो आयरन की जो ट्रेन बनी हुई है उसका लोड देखिए कितना ज़्यादा होगा, उसमें कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, उस ट्रेन का कितना ज़्यादा वेट होता है, लेकिन फिर भी वो इजीली वहाँ से चली जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि वो पटरी टूट गई। तो यही होती है मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो मेटल्स की बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आयरन में बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट वन इज़ मेलेबिलिटी। मेटल्स आर मेलिएबल। जो मेटल्स होती हैं वो मेलेबल होती हैं। मेलेबल का ये मीनिंग होता है कि जो मेटल्स होती हैं उनको हम हथौड़े से पीट के और उनको बिल्कुल पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे पत्ता होता है, पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल पतले होते हैं, तो पत्ते की तरह ही इतनी पतली पतली शीट्स में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, जो एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर होता है, एल्यूमिनियम एक मेटल है। एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर जो होता है जिसमें आप फूड रैप करके लेके जाते हैं अपने लंच बॉक्स में, वो इतना पतला होता है। वो कैसे बनाया जाता है? मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी की वजह से उसको हम पीट के हथौड़े से और थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं फिर फॉइल पेपर के रूप में। तो ये था मेलेबिलिटी, कि हम थोड़ी सी मेटल से और बहुत लंबी उसकी और बहुत ज़्यादा पतली शीट्स बना सकते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सिल्वर वर्क जो होता है, बर्फ़ी वगैरह पे जो हम स्वीट्स वगैरह ख़रीदते हैं तो बर्फ़ी वगैरह पे जो सिल्वर वर्क होता है वो भी इसी का एक एग्जांपल होता है। तो वो सिल्वर वर्क किसकी वजह से होता है? जो सिल्वर मेटल होती है, चांदी की जो मेटल होती है, उसको भी हम बिल्कुल पतली सी शीट में कन्वर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पतली शीट में, और उससे वो सिल्वर वर्क बनाया जाता है जो बाद में बर्फ़ी के ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ डक्टेबिलिटी। जो मेटल्स होती हैं वो डक्टाइल होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो मेटल से, जैसे हमने पिछले उसमें देखा मेलिएबिलिटी में, कि उनको पीट के उनसे बहुत पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं, ऐसे ही मेटल्स डक्टाइल भी होती हैं। इसका मतलब है कि हम उनसे बहुत पतले पतले वायर्स, बहुत पतली पतली तारें उनसे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होती है, या कोई भी गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर कब होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने देती है, पास होने देती है, उसे हम कहते हैं कंडक्टर या गुड कंडक्टर। और जो ऑब्जेक्ट्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देती, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देती, उसे हम बैड कंडक्टर बोलते हैं या पुअर कंडक्टर बोलते हैं। तो जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। दैट मीन्स कि अगर जो मेटल्स हैं उनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाए तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देती हैं। तो मेटल्स गुड कंडक्टर होती है। इसका आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगी आपको इस बात की, क्योंकि जो घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो भी किसकी वजह से आती है? जो मेटल के वायर्स लगे हुए होते हैं उन्हीं की वजह से आती है। पोल्स के ऊपर जो वायर्स लगे हुए होते हैं वो भी किसके बने हुए होते हैं? मेटल्स के। घरों में जो हम वायर्स यूज़ करते हैं वो कॉपर वायर्स होते हैं, उनके ऊपर रबड़ की कोटिंग होती है या इंसुलेशन होता है। वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि रबड़ जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करने देता, वो इंसुलेटर होता है। जबकि उसके अंदर जो वायर्स हैं वो मेटल्स की बनी हुई होती हैं, कॉपर की, और उसी की वजह से उसके अंदर उस वायर की सिर्फ अंदर करंट फ्लो करता है, वायर के बाहर करंट फ्लो नहीं करता। इसीलिए हम उस वायर को इजीली पकड़ के यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो मेटल का ही बना हुआ होता बाहर से अंदर तक तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता था।
तो ये होता है कंडक्टिविटी, और मेटल्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी हैवी है या कितनी लाइट वेट है। अब इसका पता हमें कैसे चलता है? जैसे इतनी ही मात्रा में या इतना ही बड़ा पीस आप कॉटन का लीजिए और दूसरे हाथ में इतना ही बड़ा पीस आप आयरन का लीजिए। अब कौन सी ऑब्जेक्ट आपको हैवी लगेगी? जो आयरन होगी वो आपको हैवी लगेगी। क्यों? क्योंकि आयरन जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो जिसका वेट ज़्यादा होता है या फिर जो हैवी होती है उसको हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा डेंसिटी वाली है। तो मेटल्स जो होती हैं वो मोस्टली बहुत ज़्यादा डेंस होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी वाली होती हैं। तो मोस्टली मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसी मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है। दैट मीन्स वो कम हैवी होती है, वो हल्की होती है, इतनी ज़्यादा भारी नहीं होती। सोनोरिटी, मेटल्स आर सोनोरस। जो सोनोरिटी होती है वो एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें हम किसी भी मेटल को अगर हम हिट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट से या फिर किसी हैमर से, हथौड़े से, तो उन मेटल्स में एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, और उसी आवाज़ की वजह से हम उनको सोनोरस बोलते हैं कि मेटल्स जो होती हैं वो सोनोरस होती हैं। अब जैसे कॉटन होती है, आप उसे टच कीजिए, कोई इफ़ेक्ट होगा? कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होगी। जबकि मेटल्स को जब हम हिट करते हैं किसी हैमर से, किसी हथौड़े से, तो आपने देखा होगा एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, एक साउंड निकलती है, और इसी साउंड की वजह से हम क्या बोलते हैं कि मेटल्स जो हैं वो सोनोरस हैं, और ये उनकी सोनोरिटी कैरेक्टरिस्टिक है। इसी वजह से उनमें जो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो ये गुण होता है, इसी की वजह से हम उनको बेल्स वगैरह बनाने में, घंटियाँ वगैरह बनाने में या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में उनका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक हम मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ रीड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब आपको पता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तो इनकी जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी एक दूसरे के रिवर्स होंगी, अपोजिट होंगी। फर्स्ट देखिए फिज़िकल स्टेट। अब जो मेटल्स थी वो मोस्टली सॉलिड थी, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं हमारे पास ये कैसी होती हैं? सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, या फिर गैस भी हो सकती हैं। जैसे सल्फ़र और फॉस्फोरस जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड होती हैं, जबकि ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारी नॉन मेटल्स कैसी होती हैं? गैस। सेकेंड वन इज़ कलर। अब मेटल्स में आपने कलर्स देखा था कि उनकी जो मोस्टली मेटल्स होती हैं उनका कलर कैसा था? सिल्वरी वाइट कलर का। अब जो नॉन मेटल्स होती हैं वो बहुत सारे कलर्स में मिलती है। मेटल मोस्टली वाइटिश या सिल्वरी कलर में मिलती थी, और नॉन मेटल्स बहुत सारे अलग अलग कलर्स में मिलती हैं। ये देखिए सल्फ़र इसमें येलो कलर का होता है, फॉस्फोरस वाइट कलर का होता है या रेड कलर का होता है। इसके अलावा क्लोरीन जो है एक नॉन मेटल, वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है। ब्रोमीन जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये जो है ये गैस है, इसलिए इनका कोई कलर नहीं होता। नेक्स्ट वन इज अपीयरेंस। अब जो नॉन मेटल्स होती हैं उनका अपीयरेंस कैसा होता है? वो कैसी नज़र आती है? वो डल नज़र आती हैं। दैट मीन्स उनमें कोई शाइन नहीं होती, कोई चमक नहीं होती, सिर्फ ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़ के। जो ग्रेफाइट और आयोडीन है उनमें थोड़ी बहुत चमक होती है। जैसे ग्रेफाइट आपने देखा होगा, जो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, तो उसमें थोड़ी बहुत चमक होती है। लेकिन नॉन मेटल्स मोस्टली कैसी होती हैं? डल। दैट मीन्स उनमें कोई चमक नहीं होती। मैलेबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी। अब जो नॉन मेटल्स हैं वो ना ही तो डक्टाइल होती हैं और ना ही मैलेबल होती हैं। दैट मीन्स जो नॉन मेटल्स होती हैं उनको हम हैमर से पीट के, हैमर से हिट करके ना तो उनसे शीट्स बना सकते हैं बिल्कुल पतली पतली, और ना ही हम उनसे वायर्स ड्रोन कर सकते हैं। दैट मीन्स उनसे ना तो तारें बनाई जा सकती हैं, वायर्स भी नहीं बनाए जा सकते उनसे, और ना ही उनसे शीट्स बनाई जा सकती हैं। अब वो ब्रिटल होती हैं। दैट मीन्स अगर उनको हम हथौड़े से पीट के या फिर हिट करके जब उनको हम बार बार शीट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाती हैं,
वो पतली पतली शीट्स नहीं बना पाते। नेक्स्ट वन इज़ कंडक्टिविटी। अब जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ना ही तो गुड कंडक्टर होती हैं हीट की और ना ही इलेक्ट्रिसिटी की। दैट मीन्स अगर उनमें से इलेक्ट्रिक करंट अगर उनमें से पास करवाया जाए तो वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देती। इसका मतलब है कि जब भी हम नॉन मेटल्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट उनमें से पास नहीं होगा, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इंसुलेटर होती हैं, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करने देती। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट जो होता है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करने देता है, अपने अंदर से फ्लो होने देता है। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी। नॉन मेटल्स जो होती हैं उनकी डेंसिटी लो होती है, दैट मीन्स वो हल्की होती हैं। अब जो मेटल्स होती थी वो तो भारी होती थी, लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं वो हल्की होती हैं। अब जो नॉन मेटल्स होती है वो ब्रिटल होती हैं, दैट मीन्स अगर हम उनको हैमर से हिट करेंगे या फिर किसी भी ऐसे तरीके से अगर हम उनको चोट पहुँचाएंगे तो वो क्या होती हैं, टूट जाती हैं। जबकि डायमंड जो होता है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर हम उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं या उसकी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो इजीली पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। नेक्स्ट वन इज़ टेंजाइल स्ट्रेंथ। अब टेंजाइल स्ट्रेंथ जैसे मेटल्स होती थी उनके ऊपर हम कितना ही वेट रख लें, जैसे लोहे की पटरी जो होती है उसके ऊपर से ट्रेन गुजर जाती है, लेकिन फिर भी मेटल्स का कुछ नहीं बिगड़ता। अब लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर हम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वेट डालते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स डालते हैं, बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रेस करते हैं तो ये टूट जाती हैं, ईजीली ये टूट जाती हैं। एंड द लास्ट वन इज़ सोनोरिटी। अब जैसे मेटल्स होती थी उनमें अगर हम हथौड़ा मारते थे या किसी भी चीज़ से उनको हिट करते थे तो एक आवाज़ निकलती थी, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं उनको अगर आप हिट करेंगे या फिर हैमर वगैरह से अगर आप उन पर कोई चोट करेंगे तो उनमें से कोई आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होती, कोई साउंड नहीं निकलती है। इसीलिए जो नॉन मेटल्स होती है वो नॉन सोनोरस होती है, उनमें कोई आवाज़ नहीं होती। अब देखिए एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि नॉन मेटल्स की हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। नॉन मेटल्स की फिजिकल स्टेट, ये सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है या फिर गैस स्टेट में भी हो सकती हैं। कलर्स, अब जो नॉन मेटल्स है वो बहुत सारे अलग अलग कलर्स में मिलती है। सल्फर येलो कलर का होता है, फॉस्फोरस वाइट कलर का या रेड कलर का होता है। एंड द थर्ड वन इज़ अपीयरेंस। अब जो नॉन मेटल्स हैं वो डल होती हैं, उनमें कोई शाइन नहीं होती, जो थोड़ी बहुत शाइन होती है वो ग्रेफाइट और आयोडीन में होती है। मैलिएबिलिटी एंड डक्टेबिलिटी, इनसे हम ना तो बहुत पतली पतली सीट्स बना सकते हैं और ना ही इनसे हम वायर्स या तार खींच सकते हैं। कंडक्टिविटी, जो नॉन मेटल्स है वो ना ही तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देती है अपने अंदर से और ना ही हीट को कंडक्ट करती है। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो एक नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, दैट मीन्स उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी करंट या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। और जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, इसका मतलब वो हल्की होती हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकते, जैसे ग्रेफाइट ही लगा लीजिए, जो पेंसिल की लीड होती है, अब उस लीड में आप क्या करते हैं, उसको छीलते वक्त ही वो टूट जाता है, ब्रिटल होता है, तो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती है। अगर हम उन पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाता है। तो ग्रेफाइट, जो पेंसिल की लीड होती है उसमें जो ग्रेफाइट होता है वो भी क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, ये बहुत ज़्यादा वजन को, बहुत ज़्यादा वेट को या बहुत ज़्यादा फोर्स को सहन नहीं कर सकते। एंड द लास्ट वन इज सोनोरिटी, जो नॉन मेटल्स होती है वो कोई आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करती। तो ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। थैंक यू।